हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपांजन वेलकम टू लिमिटलेस ब्रेन्स, कॉमर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन वेयर स्टूडेंट लर्न विदाउट एनी लिमिट्स. So let's start with today's topic, that is common size analysis. So let's get started. Hi friends, today the topic of discussion is common size analysis. To understand this common size analysis, पहले मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा. हम लोग का एक हैबिट है कि मंथ के एंड में हम लोग देखते हैं हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस कितना है और हम लोग का इनकम कितना है, और ये जो एक्सपेंसेस है हम लोग का वो हम लोग का सैलरी के बेस के ऊपर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. हम लोग बोलते हैं कि भाई इस महीना मेरा 20% खर्च हुआ है मेरा फूडिंग के ऊपर, मेरा 25% खर्च हुआ है मेरे लॉजिंग के ऊपर, मेरा 5% खर्चा हुआ है मेरे ट्रैवलिंग के ऊपर. और सोचिए अगर मेरा शॉपिंग हुआ है 20% का तो बाद बाकी बच जाता है मेरा सेविंग्स. So what I am doing over here, I am converting my expenses in terms of my income in a percentage format. तो हम लोग अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट का हर एक फाइनेंशियल आइटम को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन बेस, इसको हम लोग कॉमन साइजिंग बोलते हैं. यहाँ पर हम लोग को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर हर एक आइटम को हम लोग एक परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं. परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ द रेस्पेक्टिव टोटल. अगर हम लोग कॉमन साइजिंग कर रहे हैं एक इनकम स्टेटमेंट को तो हम लोग का रेस्पेक्टिव टोटल होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. और अगर हम लोग एक कॉमन साइजिंग कर रहे एक बैलेंस शीट का हम लोग का रेस्पेक्टिव टोटल होगा द टोटल एसेट्स और द टोटल इक्विटी. सो कॉमन साइज एनालिसिस इज अ वर्टिकल एनालिसिस which represents the underlying changes or the causes of changes over a period of time. इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन साइज एनालिसिस. अभी कॉमन साइजिंग दो चीज का होता है, एक होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का और एक होता है कॉमन साइजिंग ऑफ द बैलेंस शीट. नाउ कमिंग टू द यूजफुलनेस ऑफ दिस कॉमन साइज एनालिसिस. कॉमन साइज एनालिसिस का पहला बेनिफिट है कि कॉमन साइज एनालिसिस इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटर फर्म परफॉर्मेंस. क्या होता है, हर एक आइटम परसेंटेज के टर्म पे यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है और यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर नहीं, यहाँ पर एक से अधिक फाइनेंशियल ईयर रहता है. तो आपको पता चल जाता है कि हर एक आइटम पे इंप्रूवमेंट हुआ है या वहां पर कोई साइन ऑफ डेटोरिएशन है. तो you can very well understand the performance of your own company. That is very important. Next, ये जो कॉमन साइज एनालिसिस है ये हर एक आइटम को रिप्रेजेंट करता है इन द टर्म्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टोटल. सो यू कैन गेट अ इन डेप्थ आइडिया अबाउट ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ योर बैलेंस शीट और योर इनकम स्टेटमेंट. सोचिए यहाँ पर एसेट्स है तो एसेट्स का हर एक सब ग्रुप में भी कॉमन साइजिंग हो रहा है, हर एक आइटम को परसेंटेज टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट वेदर माई एसेट्स हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड और इट हैज डिक्रीज्ड. I can understand whether my operating expenses percentage has increased or decreased. Okay, even I can understand whether my percentage of profit has increased or my percentage of profit has decreased, and this will help me to take many important decisions एक कंपनी के लिए. सोचिए मेरा कंपनी का एक एक्सपेंसिव परसेंटेज दिन के दिन बढ़ते जा रहा है. So I can take it and compare it with the industry standard, and I can understand that whether my firm is underperforming in any area or not. So this is very efficient and useful for the managers to understand
where is the loophole in the business. Common size analysis gives us an insight to the capital structure of the company, because over here हर एक आइटम शेयर होल्डर्स फंड के नीचे एक परसेंटेज में दिया जाता है, तो हम लोग को इजीली समझ में आ जाता है कि टोटल शेयर होल्डर फंड में मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस का परसेंटेज कितना है, मेरा इक्विटी का परसेंट कितना है, मेरा प्रेफरेंस शेयर परसेंटेज कितना है. Even out of the total equity and liability, I can easily find out that what is the portion of my debt and what is the portion of my equity. So, as it is given in percentage form, it becomes very interesting and becomes very easy to understand the composition of the income statement or the balance sheet. Next very important point is that हम लोग का मैनेजर्स बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं और उनको अगर कॉमन साइज एनालिसिस हाथ में मिल जाए तो उनके लिए ये हाइपोथेसिस बनाना जो मॉडल्स के लिए अप्लाई होगा वो बनाना बहुत इजी हो जाता है. इवन मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में ही बोला, उन लोग के लिए इंटर फर्म कंपैरिजन भी करना इजी हो जाता है, क्योंकि उन लोग के पास परसेंटेज रहता है, वो परसेंटेज को वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या फिर कोई कंपिटिटिव फर्म का परसेंटेज से वो लोग कंपेयर कर सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जिससे मैनेजमेंट डिसीजंस लिया जाता है, जिससे फ्यूचर ट्रेंड्स भी कुछ एनालाइज किया जा सकता है. अभी भाई यूजफुलनेस है तो लिमिटेशंस है, पर यहाँ पर लिमिटेशन एक ही बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि यहाँ पर अगर हम लोग इंटर फर्म कंपैरिजन करने जाए ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन साइज एनालिसिस, हम लोग को एक चीज ध्यान में रहना पड़ेगा कि द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड ऑब्वियसली द साइज ऑफ द बिजनेस. सोचिए एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म का परसेंटेजेस ऑफ द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री कॉस्ट का जो परसेंटेज आएगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा देन अ ट्रेडिंग फर्म. तो ये नेचर और साइज याद रख के हम लोग को कंपैरिजन करना चाहिए. अदरवाइज द टोटल कंपैरिजन इफ यू डू, द इंटर फर्म कंपैरिजन इफ यू डू ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमन साइज एनालिसिस, इट विल टोटली इलॉजिकल. तो यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं हम लोग का कॉमन साइज एनालिसिस का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. सो बेस्ड ऑन द थियोरीज व्हाट वी हैव लर्न्ड, लेट्स अप्लाई दिस इन अ प्रैक्टिकल सम to understand how we represent each and every financial item on the basis of a common base, which is the respective head, that is the sales or the total equity or total assets. So let's get started. Students, before I start with the sum, एक चीज बोल लेते हैं. कॉमन साइजिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स में हम लोग को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर सेल्स को 100 पकड़ लेना होगा और हर एक फाइनेंशियल आइटम को हम लोग को परसेंटेज करना पड़ेगा, कीपिंग सेल्स और द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन द डिनोमिनेटर. उसके मतलब हर एक आइटम विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑन द सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. हर एक एक्सपेंस ही नहीं, सिर्फ हम लोग का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो भी निकला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का पहला सम. पहला सम में पहले कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है. इंफॉर्मेशन क्या क्या है? इंफॉर्मेशन है सेल्स दिया गया है, 2 साल का सेल्स दिया गया है, और क्या दिया गया है? द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन and few expenses are given and the net profit is also calculated. So we have to common size income statement and we have to express everything in terms of our sales. तो चलिए शुरू करते हैं सब. तो हम लोग पहले बना लेंगे हम लोग का फॉर्मेट. सो हम लोग ने फॉर्मेट बना लिया. फॉर्मेट में क्या दिया गया है? कॉमन साइज एनालिसिस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड 31st March 2020. वो 2 ईयर का मैं यहाँ पर फिगर्स लिखूंगा और यहाँ पर परसेंटेज लिखूंगा. परसेंटेज किसका परसेंट?
परसेंटेज ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एज यू मे से सेल्स का। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का पहला आइटम जो आएगा वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहां पर और कुछ नहीं, हम लोग का सेल्स आएगा, दैट इज द सेल्स। सो इफ यू गो बाय द फिगर्स, द सेल इन 2019 is 1 lakh and the sale in 2020 is 1,20,000। तो हम लोग को इसको 100% लेना होगा, बिकॉज अदर इनकम्स जो कैटेगरी होगा वो नील होगा। तो हम लोग का टोटल अमाउंट जो होगा वो है 1,20,000 और यहां पर 1 लाख। तो हम लोग इसको 100% लेंगे, तो ये भी इसका 100%। तो द 100% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज कमिंग फ्रॉम द सेल्स ओनली। अभी आ जाता है द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस उसका पहला पोर्शन जो होगा एक्सपेंसेस का वो होगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2019 में था 72,000 रुपए, जहां पर 2020 में है वो है 80,000 रुपए। तो 2019 में 72,000 रुपए, 2020 में ये 80,000 रुपए। तो हम लोग का बेसिस टू एक्सप्रेस दिस विल बी द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, दैट इज अ टोटल रेवेन्यू विच वी हैव टेकन एज 100%। सो 80,000 divided by 1,20,000 is nothing but 66.67%, and 72,000 divided by 1 lakh is nothing but 72%। तो हम लोग किसके आधार पे लिए? हम लोग का आधार हो जाता है, हम लोग का बेसिस हो जाता है, द कॉमन बेसिस इज द सेल्स ओवर हियर। सो ओवर हियर व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट यू डूइंग, दैट इज 80,000 divided by 1,20,000 into 100, that is 66.67%, and 72,000 by 1 lakh, that is 72%। ये बहुत इजी है समझने। The next item which will be coming over here is the office and selling expenses। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस होगा उसको हम लोग एक साथ जोड़ के यहाँ पर ले लेंगे। तो कितना फिगर आता है? 8,000 plus 3,000 for the year 2019 it is 11,000, and for the year 2020 the figure is 10,000 plus 2,500, that is 12,500। अब ये 12,500 को हम लोग सेल्स के परसेंटेज में लेंगे, that is 12,500 divided by 1,20,000, that will come to 10.43%। इसके बाद हम लोग 11,000 को भी लेंगे, 10,000 ये कट यहाँ पर हम लोग। अब इसके बाद 11,000 को भी हम लोग 1 लाख के आधार पे लेंगे, तो हम लोग का परसेंटेज आ जाता है 11%। ये हो जाता है हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस। ये हो जाता है हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस। तो हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस बन गया 92,500, एंड ओवर हियर फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज 83,000। अभी हम लोग को इसका परसेंटेज भी ऑन द बेसिस ऑफ 1,20,000 लेना पड़ेगा। जितना कितना आएगा? 77.10%, और यहां पे 83,000 डिवाइड बाय 1 लाख, दैट इज 83%। तो ये मिल गया हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस। अभी हम लोग को टोटल रेवेन्यू भी मिल गया, हम लोग को टोटल एक्सपेंस भी मिल गया, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा द प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
So the profit before tax, is 1,20,000 minus 92,000, that is 27,500, और यहाँ पर 1 lakh minus 83,000 which is clearly 17,000. अब इसका परसेंटेज ऑफ 1,20,000 इज नथिंग बट 22.91%, इसका हो जाता है प्लेन एंड 17%. अभी टैक्स को इससे माइनस करना पड़ेगा. कोई टैक्स का वैल्यू नहीं दिया गया है तो ये बन जाता है नील. तो द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स is 92,500 and 83,000. वही सेम परसेंटेज आएगा बिकॉज टैक्स तो जीरो है, इसलिए परसेंटेज विल बी कमिंग एज सेम. तो हम लोग यहां पर एक ही चीज किया है, जो सेल्स है या फिर टोटल रेवेन्यू है उसके बेसिस पे हर एक फाइनेंशियल आइटम को एक्सप्रेस किया है. ये हो जाता है कॉमन साइजिंग ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. अभी कॉमन साइज एनालिसिस के ऊपर हम लोग एक सम लेते हैं जहां पर एक इनकम स्टेटमेंट का मेनी आइटम्स विल बी कवर्ड. तो चलिए करते हैं ये वाला सम में देखिए रेवेन्यू में यहाँ पर सिर्फ सेल्स नहीं, सेल्स के साथ डिस्काउंट रिसीव भी है और कमीशन रिसीव भी है. तो हम लोग को यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के समय सिर्फ सेल्स नहीं और दो आइटम्स भी लेना पड़ेगा. तो चलिए और करते ये वाला सम. तो पहले हम लोग लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में पहला जो आइटम आएगा वो डेफिनेटली सेल्स होगा. सेल्स में हम लोग देखेंगे करंट ईयर का सेल है हम लोग का 12,50,000, whereas the sales of 2019 is 10 lakhs. ये हो गया हम लोग का पहला आइटम. नेक्स्ट आइटम हम लोग का है द कमीशन रिसीव्ड. अब कमीशन रिसीव का दो आइटम क्या क्या है. मेरा करंट ईयर का है 75,000 और मेरा पिछले साल का 50,000. नेक्स्ट आइटम, द नेक्स्ट आइटम विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड. द अमाउंट्स गिवन इस साल का है 1,25,000 और पिछले साल का है 1 लाख रुपए. तो ये बन गया मेरा 3 तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सो द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम दिस 3 आइटम्स फॉर द करेंट ईयर इज 14,50,000 and for the previous year, that is 2019, it is 11,50,000. अभी ये बन जाएगा हम लोग का बेसिस, द कॉमन बेसिस इन विच वी विल एक्सप्रेस ऑल द अदर आइटम्स. सो ये बन जाता है हम लोग का कॉमन बेसिस, टोटल रेवेन्यू. तो इसको हम लोग 100% लिख लेते हैं. इसको हम लोग 100% लिख लेते हैं. अभी सेल्स इसका कितना परसेंट, तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 14,50,000 विल बी 86.21%. So what was the percentage of sales out of the total revenue for the previous year? 10 lakhs divided by 11,50,000. That is 86.96%. Now coming to the percentage for commission received, 75,000 divided by 14,50,000 and the percentage over here comes as 5.17%. पिछले साल कितना था 50,000 divided by 11,50,000, that is 4.35%.
अब कमीशन रिसीव्ड, अभी कमिंग टू द थर्ड आइटम, द थर्ड आइटम इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव का वैल्यू है इस साल का 1,25,000। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट ऑन दिस, टेकिंग दिस एज अ कॉमन बेस, इट इज कमिंग टू 8.62%, where for the previous year 1 lakh divided by 11 lakh 50, it is 8.70%। तो ये बन जाता है, अगर ये आप लोग चारों ये तीन तो आइटम को भी अब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 100% ही। तो अभी आप लोग अगर ये तीन टू परसेंटेज को ऐड करेंगे आपको देखेंगे आपको 100% मिलेगा। अभी आ जाता है एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ द सम में। तो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आर द एक्सपेंसेस। So what are the expenses given to us? The first one, cost of goods sold. The amount for cost of the goods sold for the current year, it is 9 lakhs. And for the previous year, it is 8 lakhs. So what is the percentage of 9 lakhs on 14 lakh 50,000? It is 62.07%. And similarly, what is the percentage of this 8 lakh on this 11 lakh 50? It is coming to 69.57%. ये हो जाता है हम लोग का पहला आइटम, पहला एक्सपेंस का। हम लोग का दूसरा एक्सपेंस जो दिया गया है सम में वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया गया है? हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरा करंट ईयर का दिया गया है 3 lakhs और मेरा पिछला साल का दिया गया है 2 लाख। अभी what is the percentage of 3 lakhs of this 14 lakh 50? What is the, I have to express this 3 lakh on the basis of this, that is called common sizing। तो इसका परसेंटेज कितना आता है? It is 20.69%। Whereas what if I common size this item on the basis of this, it will come to 17.39%. That is 2 lakh divided by 11 lakh 50 into 100. I am coming to this item as well. Lastly, the non-operating items. Now for the non-operating items, the amount for the current year is 75,000 and the amount for the previous year is 50,000. So we have to take this, the percentage of the non-operating on the basis of the revenue only. So 75,000 लिख लेते हैं और यहाँ पर 50,000 लिख लेते हैं। तो टोटल 75,000 divided by 14 lakh 50 is coming to 5.17%, बहुत ही कम। और 50,000 divided by 1 lakh 50, again this amount coming to 4.34%। अभी ये हो जाता है हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस। ये हो जाता है हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस। तो हम लोग का टोटल एक्सपेंस दिस हो जाता है 9 लाख प्लस 3 लाख प्लस 75,000, नथिंग बट 12,75,000। और यहां पर आ जाता है प्रीवियस ईयर का 8 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000, दैट इज 10,50,000। अभी इसका परसेंटेज आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू, दैट इज 12,75,000 डिवाइडेड बाय 14,50,000 इनटू 100, वो आ जाता है 87.93%। और ये वाला 10,50,000 डिवाइडेड बाय 11,50, इट इज कमिंग डाउन टू 91.30%। अब इसके बाद 3 नंबर हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। The profits before tax will be the revenue from operations minus the expenses, that is 1 minus 2। So अगर इससे हम लोग ये माइनस करेंगे तो 14,50,000 minus 12,75,000, it is coming down to 1,75,000। एंड ओवर हियर देख के पता चल रहा है यहां पर 1 लाख। So what is the percentage of this PBT? What is the percentage of this PBT over the revenue from operations? Again taking the percentage terms, it is 12.07%,
and over here it is 8.70%. अभी इससे माइनस करेंगे हम लोग टैक्स तो नहीं गया दिया गया भैया, तो यही बन जाता है हम लोग का द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 1,75,000। एक ही परसेंटेज लिख दीजिए, तो ये बन जाता है हम लोग का कॉमन साइज एनालिसिस इन अ वेरी डिटेल्ड वे। अगर एग्जाम में दिया जाएगा अब फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे जहां पर करंट ईयर पहला रहेगा, उसका परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन टर्म्स उसको नेक्स्ट में लेंगे, उसके बाद 2019 वाला या फिर जो प्रीवियस ईयर होगा वो लेंगे और उसके परसेंटेज लेंगे। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालेंगे, उसके बाद एक्सपेंसेस, उसके बाद जस्ट रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, आपको पीबीटी मिल जाएगा, उससे टैक्स माइनस करेंगे तो आपको पीएटी मिल जाएगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द कॉमन बेसिस ऑफ दिस रेवेन्यू। सो ओवर हियर वी आर एक्सप्रेसिंग ऑल द फाइनेंशियल आइटम्स ऑन द टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसलिए इसको कॉमन साइजिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है। अभी आ जाते हैं हम लोग का थर्ड सम में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कॉमन साइज बैलेंस शीट। When we are going to do common sizing of balance sheet, we will express each and every financial items in the terms of the total equities or total assets. इसके मतलब हम लोग को टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटीज के आधार पे हर एक फाइनेंशियल आइटम को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। हर एक आइटम को हम लोग किसके बेस पे लेंगे, व्हाट विल बी द कॉमन बेस? द कॉमन बेस विल बी द टोटल इक्विटीज और द टोटल एसेट्स। सो यहाँ पर टोटल इक्विटीज और टोटल एसेट बन जाएगा हम लोग का 100%, उसके बेसिस पे हर एक आइटम को हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। तो देखते हैं, ये सम करते हैं और पूरा चीज को समझते हैं। तो पहले हम लोग को सम में हम लोग ने यह फॉर्मेट बना लिए है, कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19 एंड 31/3/20। यहाँ पर 2020 का फिगर्स लिखेंगे उसका परसेंटेज, और यहाँ पर 2019 का फिगर लिखेंगे और उसका परसेंटेज। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सो पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसका पहला पार होगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा? नंबर 1 आइटम इक्विटी शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल भी जो था इस साल भी द फिगर इज सेम। अच्छा, हम लोग यहां पर एक बार लिख लेते हैं इन लैक्स। यहां पर लिख लेते हैं इन लैक्स, तो 16 और कुछ भी हम लोग यहां पर 16 लिखेंगे। परसेंटेज अभी नहीं कैलकुलेट करेंगे बिकॉज हम लोग को टोटल इक्विटीज पता नहीं है। दूसरे वाला चीज चले आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी पिछले साल भी 2 लाख था, इस साल भी 2 लाख है, तो अमाउंट 2। नंबर 3 रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, अभी ये वाला में पिछले साल का अमाउंट कितना है? पिछले साल का अमाउंट है 4 लाख और इस साल का अमाउंट है 5.4 लाख। परसेंटेज बाद में लेंगे टोटल इक्विटीज निकालने के बाद। नेक्स्ट शेयर होल्डर फंड हो गया। शेयर होल्डर फंड होने के बाद नेक्स्ट जो चीज आएगा वो होगा हम लोग का नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या दिया गया है? सब में दिया गया है, आपको सिर्फ बैठाना पड़ेगा। ये करंट ईयर के लिए होगा 14,40,000 और पिछले साल में था 14 लाख, तो सिर्फ इसको बैठा दिया। पॉइंट नंबर 3 करंट लायबिलिटीज।
अब करंट लायबिलिटीज का फिगर दिया गया है, मेरा इस साल का फिगर और मेरा पिछले साल का फिगर। मेरा इस साल का फिगर कितना है 7,20,000 और मेरे पिछले साल का फिगर दिया गया है 4 लाख। तो अभी निकाल लेते हैं टोटल इक्विटी, द टोटल इक्विटीज, द टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी कितना है 16 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5.4 लाख प्लस 14.4 लाख प्लस 7.2 lakhs, it is coming to 45 lakhs. And for this 16 plus 2 plus 4 plus 14 plus 4, it's coming to 40 lakhs. अभी परसेंटेज निकालेंगे। That means जो बोला था at the time of common sizing the balance sheet, I have to take 45 lakh or 40 lakh as a common basis. Okay, so the basis is fixed. The basis, now I found out the basis. So now 16 by 45 into 100 will be the percentage for the current year. That is 35.56%. For this year, 16 divided by 40 into 100, it is 40%. Now for the preference share capital, the same way 2 by 45 into 100 will be for the current year and 2 by 40 into 100 will be for the previous year. The amounts are 4.44% and 5%. Coming to the reserves and surplus, 5.4 divided by 45 हो जाता है 'Following the same way, I have found out for the current liabilities and the non-current liabilities. The percentage is 31.11% and 35%, 16% and 10%. यहाँ पर एक चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा, the common basis is this. So this is to be taken as 100%. So this is to be taken as 100%. Now we are over with this equity and liability part. Now let's come to the assets part. सो ये हो जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो अब आ जाता है एसेट्स पार्ट पे, द एसेट्स। तो पहले आ जाएगा हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स, द नॉन करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स कितना दिया गया है, नॉन करेंट एसेट्स इस साल का दिया गया है 30.60 और पिछले साल का दिया गया है 28। So 30.66 lakhs is the current year's and 28 lakh is for the previous year. तो नॉन करेंट एसेट के बाद आ जाता है हम लोग का करेंट एसेट्स, हम लोग का करेंट एसेट्स। अभी करेंट एसेट कितना दिया गया है, इस साल का 14,40,000 और मेरा पिछले साल का 12 लाख। और कुछ आइटम नहीं है। इफ आई एड आई विल गेट द टोटल एसेट्स। So it is, if I add it, it will come to 45 lakhs and if I add this 40 lakhs. अभी करेंगे इसका परसेंटेज। तो नॉन करेंट लायबिलिटी के समय it will be 30.66 divided by 45 into 100 which is 68%, and for this case 28 by 40 into 100 that is 70%, और यहाँ पर 14.40 divided by 45 into 100 that is coming down to 32%, and over here 12 by 40 into 100 that is 30%, और यहाँ पर ये जो 45 और ये जो 40 होगा ये हम लोग का 100% होगा। तो इसको बोलते हैं कॉमन साइजिंग ऑफ बैलेंस शीट, जहां पर टोटल इक्विटीज और टोटल एसेट्स को हम लोग 100% लेते हैं और हर एक फाइनेंशियल आइटम को हम लोग ये टोटल इक्विटीज या फिर टोटल एसेट्स के
टर्म्स पे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो जाता है हम लोग का कॉमन साइजिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो फिर दोस्तों आज के क्लास में हम लोग ने सीखा कॉमन साइज एनालिसिस। इसमें मेन चीज यही आपको याद रखना पड़ेगा कि हर एक फाइनेंशियल आइटम को हम लोग एक कॉमन बेस के आधार पे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज फॉर्म में। ये सब करते रहिए और अगर प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो तब तक देखते रहिए, हमारे साथ रहिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।